हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋत्विक गौर है और मैं आपको आज स्टार्ट कराना चाहता हूँ बीएनएसएस। आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि अभी रिसेंटली न्यू क्रिमिनल लॉज का एक पार्ट है, थ्री क्रिमिनल लॉज में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। आज हम देखते हैं कि ये क्यों आया, पहले क्या होता था, एंशिएंट पीरियड का इवोल्यूशन क्या था प्रोसीजरल लॉज का एंशिएंट पीरियड से और अब तक का, फिर सीआरपीसी के बाद कैसे बीएनएसएस आया, ये सब हम पहले इवोल्यूशन देखेंगे। फिर हम आगे चल के देखते हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि बीएनएसएस का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, किसी भी लॉ को या किसी भी चीज को अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। हमको पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, और अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ की क्या जरूरत है, कैसे उसको पढ़ें, कैसे हमारा अप्रोच हो उसके पढ़ने का। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन। अगर हम देखें इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो पहली बात, एंशिएंट पीरियड में कोई प्रोसीजर एज सच नहीं था। एंशिएंट पीरियड में कोई एज सच प्रोसीजर नहीं होता। एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, जो धर्म पुरोहित होते थे, जिनका वेदों में बहुत ज्ञान होता था, जो वेदों में अच्छे कंटेस्ट होते थे, वो लोग बैठते थे और एज अ मोरालिटी, मतलब कि मोरल्स के खिलाफ है या नहीं है, वो एज अ मोरालिटी के ग्राउंड पे पनिशमेंट दे देते थे कि अच्छा ठीक है, आपने ये काम करा है, ये मोरालिटी में इतना ज्यादा वेरी करता है कि भाई किसी को आप गाली दे रहे हैं, किसी को आप मारपीट कर रहे हैं, तो कि वो मोरल्स के खिलाफ है, तो उन बेसिस पे पनिशमेंट दे दी जाती थी। ये एंशिएंट पीरियड में चलता था। मेडिवल पीरियड जो मुगल रजीम्स के समय पे आया, उस समय पे हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है वो एडवांस हुआ। क्रिमिनल सिस्टम एडवांस कैसे हुआ, प्रॉपर कोर्ट्स लगने लगी, प्रॉपर कोर्ट्स लगने लगी, जिसमें हिंदूज को हिंदू लॉज के हिसाब से, जो आपके वैदिक लॉज हैं उनके हिसाब से गवर्न करने लगे। जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग तरीके से गवर्न करने लगे। मुस्लिम्स को शरिया लॉ के तहत गवर्न होने लगे, जो पनिशमेंट शरिया लॉ में लिखी है उस हिसाब से जो भी पनिशमेंट दी जाती थी वो मिलने लगी। तो मुस्लिम पीरियड में हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल सिस्टम है, वो आगे बढ़ा, थोड़ा एडवांस हुआ। फिर जब हम देखें, इसके बाद आता है, अभी तक कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोई भी लॉ एक पन्नों में कोई सीमित नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है। कोडिफिकेशन हमारा स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ, जब यूके, जब ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कोडिफिकेशन करा। क्या कोडिफिकेशन करा, उन्होंने देखा कि यहाँ इंडिया में अगर हमको गवर्न करना है तो यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ सिस्टम, और वो सिस्टम एक कोडिफाई होना चाहिए, एक एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। पता चला हिंदूज में जो जिस चीज की पनिशमेंट लिखी है कि आप मान लीजिए अगर किसी के एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर एन अ टूथ फॉर एन टूथ, ये जो प्रथाएं थी इसको हटाना पड़ेगा। अब जब ये हटाना पड़ेगा तो हमको एक सर्टेनिटी चाहिए, और एक सर्टेनिटी के लिए हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कोडिफाइड हो, क्योंकि जब आप एक चीज को लिख देते हैं तब उसमें आप एम्बिग्यूटी नहीं रहती है, वो स्पेसिफिक हो जाता है। इन दैट केस पहला लॉ कमीशन आया, फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिनको हम लॉर्ड मैकॉले भी बोलते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने फर्स्ट लॉ कमीशन आया, जिन्होंने रिकमेंड करा क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन पीनल कोड्स। जब पीनल कोड्स आए तो अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स के बाद हमारे पास सबसे पहला पीनल कोड आया, विच इज इंडियन पीनल कोड 1860। एज यू नो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, 1860 में क्यों आया, 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट के बाद देयर इज अ नीड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगी कि एक पीनल कोड आना चाहिए, ठीक है, 1860 आया। अगेन, अब अगर हम देखें करंट सिनेरियो, अभी तक आपने देखा कोडिफिकेशन वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स, कोडिफिकेशन वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल एरा। तो एक जिस्ट है, एक मतलब एक हल्का सा अभी तक एक इन्फ्लुएंस है कि हाँ कॉलोनियल एरा का लॉ है।
एक इन्फ्लुएंस कॉलोनियल इलाका रो है। अगर आप अमित शाह जी का, अगर आपने लोकसभा में स्पीच या फिर भाषण सुना होगा, तो ही वेरी मच क्लियरली सेड कि हमें ये कॉलोनियल जो इरा का जो अभी तक छाप है, जो इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको हटाना। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए, बिल आता है, सबसे पहले जब बिल कोई भी लॉ बनता है तो उसके प्रोसेस होता है। कोई बिल आता है, इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास होता है, पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो अपनी एसेंट देता है। तो लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हुआ 20 दिसंबर 23 को, फिर राज्यसभा से पास हुआ 21 दिसंबर 23 को, एनफोर्स्ड हुआ 1 जुलाई 2024 को। इस बीच में जब प्रेसिडेंट के पास गया, वो डेट थी 25 दिसंबर 2023। दिस इज द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हर एक्सेंट टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। ये वो डेट होती है जिस दिन से जो कानून है वो लागू होता है, मतलब भारत के गजट में आता है कि आज से ये दिन, ये जो कानून है वो लागू हो गया। ये जो डेट है वो 1 जुलाई 2024। इट सुपरसीडेड सीआरपीसी, एज वी नो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर को सुपरसीड किया है इसने। जो नया बीएनएसएस है उसके अंदर 531 सेक्शन, 484 सेक्शंस थे। अब बीएनएसएस में 39 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर ऐड हुए हैं, सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स थे। बीएनएसएस का जो एम है, जो मोटिव है, असल में जो बीएनएसएस अभी आया है उसमें बहुत सारी चीजें जो चेंजेस आई हैं, वो आई है कि भाई पहली बात तो जो डिले है उसको थोड़ा कम करा जाए, जो जस्टिस मिलने में समय लगता है भाई, तो उसको थोड़ा कम करा जाए। जैसे एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस आए हैं, ऑडियो वीडियो मीन्स आया है, ये सब चीजें ना बहुत फॉरेंसिक्स से रिलेटेड चीजें आई हैं। ये सब चीज आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती हैं और जल्दी से जल्दी जस्टिस हो उसको इंश्योर करती है। टेक्नोलॉजी, सीआरपीसी में ज्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स नहीं थी, ना टेक्नोलॉजी का इतना यूज था, दैट इज वाई बीएनएस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई है। फिर अगर आप एम देखें, an act to consolidate and amend the law related to criminal procedure code. Consolidate एक जगह एंड अमेंड, मतलब कोई भी अगर सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स जो हैं उनको एक जगह लाके हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया है, ठीक है, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे। ये जो है इसका, देखिए लॉ लॉ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, जो आपका डिटरमाइन करते हैं राइट्स और ड्यूटीज, जो डिटरमाइन करते हैं आपके राइट्स और ड्यूटीज। जैसे आईपीसी है, आईपीसी में आपका ऑफेंस दिया है और पनिशमेंट्स दी है। सिंपल है, ऑफेंस दिया है, आपने ये ऑफेंस करा, आपने थेफ्ट करा, आपकी 3 साल की सजा होगी। आपने 302, आपने मर्डर किया, आपको सजा होगी, डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। तो ये क्या दिया है, ऑफेंस दिया है और पनिशमेंट दिया है। अब एक आदमी ने ऑफेंस करा थेफ्ट का, उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 इयर्स की, जो प्रिस्क्राइब्ड है, 3 इयर्स और फाइन, ठीक है, और बोथ। अब इन दैट केस इस आदमी ने चोरी करी है या ना नहीं करी है, ये आपको ये आईपीसी नहीं बता कि कैसे आप प्रूफ करो कि चोरी हुई है या नहीं हुई, ये आईपीसी नहीं बताता। उस समय पिक्चर में आते हैं आपके प्रोसीजरल लॉस। आईपीसी विच इज
BNS also, ठीक है, प्रोसीजरल लॉज विच इज BNSS। BNSS आपको बताएगा कि भाई कैसे आपको प्रूफ करना है अपना केस, कैसे आपको प्रूफ करना है कि भाई थेफ्ट हुआ है नहीं हुआ है, कैसे प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा, कैसे डिफेंस प्रूफ करेगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्ड्स होंगे। फिर जब उसके बेसिस पे कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को, जजेस को लगता है कि हाँ करा है नहीं करा है, तो वो जजमेंट लिखेंगे। फिर उस जजमेंट में क्या करेंगे, या तो एक्विटल या कन्विक्टेड, या तो पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन ईच केस उसके बाद फिर अपील, आप अपील में जाएंगे, बोलेंगे कि देखिए अपील में हमारे साथ जो हुआ है, अगर एक्विटेड हुए तो प्रोसिक्यूशन जाएगा देखिए इनको एक्विटल मिल गया है और हम अपील में आ रहे हैं। कन्विक्टेड हुए तो जो जिसको कन्विक्शन मिली वो अपील में जाएगा। तो ये सब आपको बताता है प्रोसीजर, ये सब आपको बताएंगे प्रोसीजरल लॉस में, वो बताएगा आपका BNSS कि हाउ पनिशमेंट कैन बी गिवन। ऑफेंस हुआ, पनिशमेंट कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, वो सीढ़ियां आपका BNSS कवर करता है। फिर आज की क्लास में देखिए हमने बताया कि सिंपल, फिर अब हम देखेंगे अब सिर्फ स्ट्रक्चर। CRPC ना बहुत ज्यादा इंटरमिंगल्ड, मतलब प्रोसीजर अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोसीजरल लॉ बहुत इंटरमिंगल्ड है। मतलब आपको स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तो आपको प्रोविजंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप प्रोविजंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप प्रोविजंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप बेयर एक्ट पढ़िए, CRPC का बेयर एक्ट इजी है। अगर आप प्रोविजंस देखें, आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। नॉट लाइक TPA अगर आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आप प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, लिखा कुछ और है, मतलब कुछ और निकल रहा है, इलस्ट्रेशन कुछ और भी नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। CRPC इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। आप प्रोविजंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपको समझ आएगा इन दैट केस तो दिक्कत कहाँ आएगी। भाई आप बोल रहे हैं सर सिंपल है तो हम खुद पढ़ लेंगे, तो दिक्कत कहाँ आएगी। दिक्कत मैं आपको बताऊंगा, दिक्कत आएगी आपको कनेक्ट में। जब आप एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से कनेक्ट करेंगे, जब आप कनेक्टिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। अब BN आई एज्यूम कि आप BNSS पढ़ रहे हैं तो आपके पास BNSS की बेयर एक्ट होगी, जो अभी खोलने की जरूरत नहीं है, उसका नेक्स्ट क्लास में काम है। उसका बस हम इंडेक्स देखेंगे, आप इंडेक्स देखिए। और BNSS अभी बेयर एक्ट में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ मोटा मोटा स्ट्रक्चर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है। देखिए कोई क्राइम हुआ, आपके सामने कोई क्राइम हुआ, आपने कोई क्राइम देखा, ठीक है, आपने कोई क्राइम देखा। जब आपने कोई क्राइम देखा तो आप एज अ कॉमन प्रूडेंस, कॉमन सेंस से बताइए आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। आप सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन किसको देंगे बताइए। भाई इंफॉर्मेशन, एक क्राइम हुआ है तो आपने घर पे पापा को जाकर तो बताएंगे नहीं, या किसी पड़ोसी को जाकर नहीं बताएंगे कि भाई फलाना फलाना जगह हमने क्राइम देखा है। आप बताएंगे भी तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, ना ना वो जुर्म करने वाला एक्यूज पकड़ा जाएगा ना कुछ होगा। तब क्या होगा, इंफॉर्मेशन का देखिए BNSS में दो जगह इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट, दो जगह BNSS ने बताया है कि आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पुलिस को कब कब दे सकते हैं, देखिए पुलिस को दे सकते हैं आप कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के संदर्भ में और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो लेस सीरियस, जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारंट के। ठीक है, पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ठीक है, उनको लगता है और उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो आपको उठा के बंद कर देंगे। गॉट इट? अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के, उसमें एक एनसीआर रिपोर्ट होती है, एक एनसीआर रिपोर्ट होती है। ठीक है, एनसीआर में आपका केस लिखेंगे और आपको डायरेक्ट कर देंगे मजिस्ट्रेट के पास। गॉट इट? एनसीआर रिपोर्ट में लिखा और आपको भेज दिया मजिस्ट्रेट के पास, आपको भेज दिया मजिस्ट्रेट के पास। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या करेंगे भाई? कॉग्निजेबल ऑफेंस में उन पे पूरा अधिकार है इन्वेस्टिगेट करने का, पूरा अधिकार है अरेस्ट करने का। इन दैट केस, अब भाई अगर आप सारी सब देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास ज्यादा पावर होगी। तो भाई ये जो 3 पेपर प्री मेंस इंटरव्यू दे के आए हैं, क्या इनका कोई काम नहीं है? इनका काम है। एक होती है अकरेंस रिपोर्ट। ठीक है, उनको एक इंफॉर्मेशन मिली विच इज एफआईआर। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, जैसी इंफॉर्मेशन मिली उन्होंने रिपोर्ट लिखी, फिर एक अकरेंस रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट के पास कि हमारे पास ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, और ये आपने मजिस्ट्रेट के पास दी थी। ये एज अ अकरेंस रिपोर्ट है, ये चेक होता है मजिस्ट्रेट के पास। ये चेक है कि कितनी रिपोर्ट्स आई, मजिस्ट्रेट को पता होनी चाहिए कितनी एफआईआर है। अकरेंस रिपोर्ट के बाद भाई आपने इंफॉर्मेशन मिल गई, पुलिस को मिल गई कि आपने ये करा है, नामजद हो, विच इज नामजद हो नहीं हो, फिर वो बुलाती है सबको। फिर अगला स्टेप होता है अटेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अटेंडेंस। अटेंडेंस, पुलिस सबको बुलाएगी, जो जो लोग उस समय उस घटना पे थे, जो जो उससे रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं पुलिस की। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो जो आदमी हेल्प कर सकता है वो उन लोगों को अटेंडेंस में बुलाएगी। बुलाने के बाद बुलाने के बाद एग्जाम विन करेंगे, एग्जामिनेशन होगा। भाई पूछेगी आपने वहां क्या देखा, कौन कौन खड़ा था, कोई हत्या हो रही थी तो कैसे मार रहा था, चाकू था, डंडा था, गोली मारी, कौन कौन खड़ा था, मारने के बाद क्या हुआ, ये सब होता है एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, वो एविडेंस लेंगे। जैसे जाएंगे, मर्डर वेपन ढूंढेंगे, मर्डर वेपन कहाँ है। एग्जामिनेशन में पता चला, आदमी ने बोला कि हमने देखा एक आदमी ने दूसरे को गोली मारी, और गोली मार के वो बंदूक उस झाड़ी में फेंका, नाली में फेंका, और वो भाग गया। उस केस में क्या होगा? एग्जामिन करा, पुलिस वाले ढूंढेंगे, फिर बंदूक बंदूक ढूंढेंगे, क्योंकि वो होगा एक एविडेंस, मर्डर वेपन, वो एविडेंस बन गया। एविडेंस सब, जब ये सब कलेक्ट हो गया, आपके स्टेटमेंट्स आ गए, एग्जामिनेशन हो गया, एविडेंसेस आ गए, उसके बाद आता है पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट। ठीक है, वो चार्जशीट फाइल करेंगे। जब चार्जशीट फाइल करेंगे तो चार्जशीट पे भी पुलिस वाले अपना एक पहलू रखते हैं। या तो क्लोजर रिपोर्ट देंगे, क्लोजर रिपोर्ट, सिंपल क्लोजर रिपोर्ट। उनको नहीं लगता कि इन्होंने करा, ठीक है, उनको नहीं लगता कि इन्होंने कोई मर्डर या कोई क्राइम कराया, तो क्लोजर रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। अदरवाइज चार्जशीट कि हाँ हमने इन इन चार्जेस के अंदर, इन इन धाराओं के अंदर इनको गिल्टी पाया है, हमें लगता है ये धाराएं लग सकती हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ये पार्ट हो गया आपका पुलिस। तो आपने क्या देखा? पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई,
इन द फॉर्म ऑफ FIR। कॉग्निजेबल के केस में आप, नॉन कॉग्निजेबल के केस में कंप्लेंट गई जो NCR रिपोर्ट में डलती है, NCR रिपोर्ट फिर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेनेंट को भेज दिया जाता है। फिर बाद में अटेंडेंस हुआ, लोगों को बुलाया गया, उनका एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बेसिस पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस हुई, एविडेंसेस के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनी। अगर पुलिस वालों को लगता है कि वो गिल्टी हैं तो चार्जशीट, अदरवाइज एक क्लोजर रिपोर्ट लगा के मजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई। अब क्या होगा? सेकंड केस, पुलिस वाले नहीं कह रहे हम आपकी FIR रखेंगे, देन आप गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट से कहते हैं भाई हमने देखा है, हमारे सामने हुआ है, आप करेंगे कंप्लेंट उनको। ठीक है, आपने मजिस्ट्रेट को करी कंप्लेंट करी मजिस्ट्रेट को, किस बेसिस पे? 3 बेसिस पे कर सकते हैं आप। ऑल्दो इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस किस बेसिस पे ऑन मजिस्ट्रेट कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट पे भी कर सकता है, कंप्लेनेंट के बेसिस पे भी कर सकता है, राइटिंग में आती है तो, फिर अपने ओन नॉलेज पे भी कर सकता है, सो मोटो भी ले सकते हैं, उनके सामने हुआ, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, ठीक है, और आप बैठे हो, ठीक है, आपके सामने कोई क्राइम करता है तो आप इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने होता है तो वो डायरेक्ट सो मोटो भी ले सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे प्रोविजंस में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है सिंपल, टू टेक नोटिस, मतलब कि मजिस्ट्रेट ने जुडिशियली एक नोटिस लिया है, मतलब जुडिशियली कॉग्निजेंस ले लिया है, संज्ञान ले लिया है। ठीक है, संज्ञान ले लिया है कि भाई मेरे पास ये मुकदमा आ गया, कॉग्निजेंस हो गया। कॉग्निजेंस के बाद आपका आता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। देखो इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब अब इसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली, संज्ञान ले लिया, अब इसके बाद मजिस्ट्रेट बुलाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट बुलाएंगे। अब मजिस्ट्रेट बुलाएंगे तो क्या करेंगे? 2 प्रोसेस होता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। एक होता है सम्मान का प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समन, कि हम आराम से बोलेंगे, प्यार से मजिस्ट्रेट बोलेंगे कि देखिए आपके खिलाफ ये मुकदमा आया है और आप आ जाइए और अपना पक्ष रखिए। ठीक है, ये हो गया सम्मान से। समन कि भैया हम बुला रहे हैं, प्यार से आ जाओ, नहीं तो लात जूते मार के ही हम बुला सकते। ठीक है, और जो नहीं आते, हमने एक समन भेजा नहीं आए, दूसरा समन भेजा कोर्ट में नहीं आए, अब आया लात जूतों वाली बारी कि देखो भैया हम भेज रहे हैं वारंट। ठीक है, NBW बोलते हैं इनको नॉर्मल भाषा में, NBW नॉन अवेलेबल वारंट्स होता है। समन हो रहे हैं, नहीं आ रहा है, तब NBW नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट भेजेगा कि देखो अब अगर आप नहीं आते हो तो हम कराएंगे कुड़की। कुड़की मतलब हम आपको उठा के लाएंगे, नहीं मिलते हो हम आपकी प्रॉपर्टी फोरफिट करेंगे, हम आप पे फाइन लगाएंगे, सिंपल। अब ये समन और वारंट इश्यू ऑफ प्रोसेस समझ के, समन करा नहीं आया, आ गया, वेल एंड गुड, इश्यू ऑफ प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। वारंट करा, समन करा नहीं आया, वारंट हुआ, वारंट में तो पुलिस वाले खुद पकड़ के लाएंगे। नेक्स्ट, अब दोनों पक्ष आ गए भाई, प्रोसिक्यूशन तो ऑलरेडी था, फिर डिफेंस वाला हम पकड़ के ले। ठीक है, समन से आया या फिर वारंट से आया, लेकिन डिफेंस जो अदर पार्टी थी आ गई। अब होगा प्रोसिक्यूशन ओपन केस। प्रोसिक्यूशन बताएगा, केस ओपन करेगा कोर्ट के सामने, कोर्ट को बताएगा कि देखिए ये सर मुकदमा है हुजूर, और सर इस धाराओं में ये जो हम मुलजिम को आए हैं ये धाराएं लगी हैं, अगर बेलेबल होगा तो कोर्ट बेल दे देगी, नॉन बेलेबल होगा तो कोर्ट कस्टडी दे देगी, सिंपल। प्रोसिक्यूशन ओपन करेगा केस, उस बेसिस पे कोर्ट पूछेगा प्ली ऑफ गिल्ट। अब कोर्ट पूछेगा कि भाई हम आपको मौका दे रहे हैं, आपने सुन लिया, आप पे ये चार्जेस हैं, चार्जशीट आई है,
अब आप बताइए आप क्या प्ले करोगे, कि भाई आप गिल्ट मानते हैं कि हाँ मैंने ये करा है, स्वीकार करते हैं, या फिर आप कहते हैं हम स्वीकार नहीं करते। या तो वो यस बोलेगा या नो बोलेंगे। जब यस बोलेंगे तो सिंपल कन्विक्शन उसी समय चार्जेस के बेसिस पे। नो बोलेंगे तब नो के केस में शुरू होगा ट्रायल। नो के केस में शुरू होगा ट्रायल। जब ट्रायल शुरू होगा तो वही एग्जामिनेशन शुरू होगा विटनेसेस का। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होंगे, एविडेंसेस आएंगे, फिर सबको देखते हुए जजमेंट लिखेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा, हमने इंफॉर्मेशन से शुरू किया था, इंफॉर्मेशन और जजमेंट तक। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो दैट्स हाउ द सीआरपीसी, दैट्स हाउ द प्रोसीजर इन द क्रिमिनल केसेस वर्क। दिस इज द नॉमिनल स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन अगर आप एक बार देखें इंफॉर्मेशन, अब देखो ये अगर आपको क्लियर हुआ, जो भी क्वेरीज है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका पूर्ण समाधान देंगे। बारकोड्स है, आप बारकोड्स को स्कैन करिए, आप एम जुडिशरी के पेज पे जाएंगे, आप सब्सक्राइब करिए, हम लोगों से जुड़िए। हम एक सेमिनार कराने जा रहे हैं 12 तारीख को अलीगंज में, अलीगंज सेंटर में, जहाँ पे आप जजेस से इंटरेक्ट करेंगे, सीनियर एडवोकेट से इंटरेक्ट करेंगे, आप अपनी क्वेरीज पूछ पाएंगे। जितने भी लॉ से फील्ड में, लॉ रिलेटेड कितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी आपके करियर ऑप्शंस हैं, हम आपको वो सब बताएंगे। उसी के साथ साथ 13 जुलाई को एक टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसमें हम बहुत, जो अगर आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें हम आपको अप टू 90% हम आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, स्कॉलरशिप देंगे इवन। और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ आपको पूरा पूरा करियर गाइडेंस मिलेगा, एवरीथिंग, हर चीज मिलेगी आपको। और स्कॉलरशिप टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, सिर्फ संवैधानिक क्वेश्चन होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जस्ट लाइक द प्री क्वेश्चन। ठीक है, प्री के हिसाब से वो क्वेश्चन डिजाइन होंगे। फिर कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है, आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एज यू विश। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में जो भी कोई क्वेरी होगी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे और विद द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम उसको आपका समाधान जरूर प्राप्त कराएंगे। और सेकंड पार्ट, ये पार्ट 1 था, सेकंड पार्ट में हम आपसे मिलेंगे। सेकंड पार्ट में हम आगे का जानेंगे, जो आगे का स्ट्रक्चर है सीआरपीसी का वो क्या है, जो चैप्टराइजेशंस है वो कैसे होंगे, और चैप्टराइजेशंस कैसे 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 डिवीजन है, क्या क्या प्रोसेस है चैप्टराइजेशन का, एक हम ओवरव्यू लेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।